हम ये समझते हैं कि खास तौर पर जो दरियाए सिंध है वो हमारे सिंधियों के लिए वो एक ही वसीला है, जीने का एक ही वसीला है मुआशी तौर पर। तो उस हवाले से ये जो पानी पे डाका डालने का जो मसला है और एहतजाज का जो मामला है, ये आज से हमारे साथ नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान से बनने से पहले 1.5 सदी से ये हमारे साथ हो रहा है। और जब हम पंजाब की बात करते हैं तो वो पंजाब से ये समझना चाहिए कि वो पंजाब का हुक्मरान तबका, पंजाब का जो मज़ार है, पंजाब का जो हारी है और ये असराई की वसेब है, वो तो सारा हमारा दोस्त है और उनके मसाइल और हमारे मसाइल एक जैसे हैं। तो हमारा मौक़िफ़ ये है सिंध की तरफ से। और हम समझते हैं कि ये जो इरसा एक्ट है, जो इरसा में तरमीम की गई है, हमारे लायर ने, वकील साहब ने, बाबर साहब ने वो कहा कि इसको आप ज़मीन से जोड़ कर देखें। तो असल मामला यही है। अभी जो पीडीएम हुकूमत जो पहले थी, वो उन्होंने धड़ाधड़ आर्डिनेंस पास किए। और ये जो SIFC का आर्डिनेंस था वो भी उसने पास किया था। और वो अभी हम जो समझते हैं कि ये तसलसल है पीडीएम हुकूमत का, अभी जो हुकूमत बनी है, जो फार्म 45 से और 47 वाले जो आ गए हैं। हमारे दोस्त तो बोलते हैं कि भाई ये पता नहीं हमें कैसे आ गया, जो हुकूमत में दोस्त बैठे हुए हैं अभी भी हमारे दोस्त ने ये फरमाया कि अब पता नहीं ये चोर दरवाजे से कैसे वो चेयरमैन हो गए इरसा के। तो भाई आप तो हुकूमत में हैं, ये अफसोस की बात है, आपको पता नहीं है। कल परसों आप देखें कि हमारे वजीर आला सिंध ने कहा है कि जो वो कश्मीर कंदकोट गए और वहाँ पर उसने कहा कि हमें पता नहीं है कि जो कच्चे में डाकू हैं उनके पास फौजी साख्त के जो हथियार हैं वो कैसे आते हैं। उस पर मैंने आज आर्टिकल को पूरा लिखा है एक अखबार में। और इससे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने ऐसी बात की थी कि भाई ये जो नेटो के हथियार हैं, जो अफगानिस्तान में नेटो छोड़ गए थे, तो वो हथियार कैसे पहुंचते हैं कच्चे के डाकू में, कच्चे के इलाके में। तो ये हमारे जो दोस्त हैं हुकूमत में भी हैं और उनको पता नहीं चलता है कि ये कैसे हो गया। अभी जो अमेंडमेंट की गई है इस एक्ट में, अभी अख्तियार है ना, अभी हमारा जरदारी साहब बैठा हुआ है, तफसील से निसार साहब ने बात की है, उनको अख्तियार है कि वो जरदारी साहब को ये अख्तियार है कि वो जो अमेंडमेंट की गई है, वो तरमीम जो की गई है उसको वापस ले लें। और सिंध हुकूमत क्या कर रही है, सिंध हुकूमत को ये अख्तियार, वो सिंध असम्बली का इजलास क्यों नहीं बुला रहे हैं, मुराद अली शाह साहब सिंध असम्बली का इजलास क्यों नहीं बुला रहे हैं कि भाई ये जो इरसा एक्ट में तरमीम हुई है तो ये गलत हुई है, वो वहां पे करारदाद पेश करें। CCI में जो कहा गया है कि भाई उसमें वो तरमीम हो गई है। अच्छा, CCI के दो मामला हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक ये है कि CCI में मुराद अली शाह साहब को जाना चाहिए, वहां पर भी अपना केस पेश करना चाहिए। दूसरा ये कि दो दोस्त ने कहा कि CCI में तरमीम हो गई और 4 जो है वो पंजाब के आ गए वो अफसरान साहब। तो ये सिलसिला हमारे साथ वो बहुत पुराना है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो पानी पे बात हुई थी तो उसमें सिंध का कोई नुमाइंदा नहीं था। ये पंजाब के हुक्मरान हमेशा हमारे साथ करते आ रहे हैं सिंध के लोगों से। ये यही रवैया है उनका, जैसे हम कोई फतेह किए हुए इलाका है, मकबूजा इलाका है, तो इस तरह से वो पंजाब के हुक्मरान हमारे साथ करते आए हैं। और किसी भी मुआहदे, अब काटन कमीशन उठाए, मेरे पास यहाँ 10-15 किताब पढ़े हुए हैं। अपना अब्दुल वहाब शेख साहब का है, इदरीस राजपुर के एक 3-4 किताबें हैं। और दोस्तों के शेर मोहम्मद बलोच है, वो पुराना हमारा सेक्रेटरी रहा है आपाशी का, उसके सारे तो 10-15 किताब है। इशफाक लगारी साहब को वो सारा मामला मालूम है, और दूसरे साथी जो हमें सुन रहे हैं, एक एक मुआहदे पे, एक कमीशन पे, और सारे सब पे, किसी पे भी पंजाब एग्री नहीं हुआ, उसकी उसने इनहराफी की, उसका उसका उसकी उन्होंने तोहिन की। वो गुलाम मुस्तफ़ा जतो आ जाए कहे कि ये भाई हमें मंजूर नहीं है। गुलाम जिलानी आ जाए, वो गवर्नर पंजाब का, वो कहे कि ये भाई चश्मा जन्म निकाला कैनाल हमें चलाना है, भाई चलाओ। तो इस तरह से चला रहे हैं, अभी भी ये रवैया उनका रहा है। जो इरसा पे तरमीम हुई है और उसका चेयरमैन कालाबाड़ डैम का जो हिमायती, उसको भी उन्होंने रातों रात वो लगा दिया। अब इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? हम ये समझते हैं कि ये जो दोस्त कह रहे हैं कि ये जमीनों की बंदरबाट है, हम समझते हैं बंदरबाट बहुत छोटा लफ्ज है।
یہ پاکستان پہ قبضہ کرنے کی ایک سازش ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کو جو ایک جو پاس ہوا SIFC کا، اس کے خلاف آپ کسی بھی عدالت میں نہیں جا سکتے. آپ پڑھ کے دیکھیں موجود ہے. یعنی آپ سپریم کورٹ میں چیلنج اس کو نہیں کر سکتے. یہ صورتحال ہے. اور ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمارے جج ہیں، 6 جج ہیں، وہ خطوط لکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. ہم کس عدالت میں جائیں؟ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ سارے ملک کو جو یہ مالکان صاحب ہیں، تو ان کا یہ معاملہ ہے. SIFC میں جو گرین کارپوریٹ ہے لمیٹڈ پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کو سندھ کی 13 لاکھ ایکڑ زمین دی گئی ہے. اس میں سے 52,000 ایکڑ زمین ابھی فیصلہ کر کے ان کو ہینڈ اوور کر دی ہے. اور اس سے پنجاب کی 13 لاکھ ایکڑ زمین ہے. اس طرح بلوچستان کی 13 لاکھ ایکڑ زمین ہے. اس طرح خیبر پختونخوا کی زمین ہے، اور سرائکی وسیب کی زمین ہے. ابھی جو بات ہمارا دوست کر رہا تھا، تو یہ صورتحال ہے. اب اس میں ہم احتجاج کر رہے ہیں. رمضان سے پہلے آپ نے دیکھا، ہم نے کچھ آپ سے دوستوں سے شیئر کیا، تو ہم احتجاج کر رہے ہیں. ہم تو ہم نے لانگ مارچ بھی کی ہے، 4-5 لانگ مارچیں کی ہے، احتجاج کیا ہے، احتجاجی مظاہرے کیے ہیں. ہم نے جب بادشاہ ڈیم بن رہا تھا تب بھی ثاقب نثار نے کہا کہ منجی ڈال کے میں وہاں جا کے بیٹھوں گا، تو اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا تھا. اور ہم مسلسل 3 دن کراچی میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھے تھے. اور اس طرح ہم نے سکھر میں، لالکانہ میں، وہاں پہ 4-4 5-5 دن مسلسل احتجاج کیے تھے. تو ابھی بھی ہم احتجاج کریں. ابھی ہم نے پاکستان کے تمام دوستوں سے بات کی ہے جو ہم سے رابطے میں ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے جو لاہور میں ابھی ہم نے پریس کانفرنس کی تھی اس کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے، کہ یہ ہمیں اپنے وطن میں بے وطن کرنے کی سازش ہے، اور یہ سارا پانی جو ہے وہ ہمارا چلا جائے گا اور ہم اپنے وطن میں بے وطن ہو جائیں گے. تو ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور اکٹھا ہونا پڑے گا، اور ہمیں ہمارا جو اپنا سیاسی کردار ہے اور بھی زیادہ اس میں ادا کرنا پڑے گا. اور ہم سارے دوستوں کو اکٹھے کریں گے. اور جس طرح ہم نے کالا باغ ڈیم کے لیے مسلسل جدوجہد چلائی تھی سارے ملک پاکستان میں، اس طرح ہم بشمول پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں وہ احتجاج اپنا جاری رکھیں گے. تھینک یو سو مچ.